लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आज प्रेजेंट हुए हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी के लिए हेल्पफुल रह सकती है। आज का टॉपिक है द एटमॉस्फेयर बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि जो वायुमंडल है उसकी एक उसमें जो की कॉन्सेप्ट होते हैं। वायुमंडल क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या है, उसकी डिफरेंट लेयर्स क्या होती हैं और हर एक लेयर के जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, अपने साथियों के साथ शेयर करें और इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एटमॉस्फेयर क्या है। तो एटमॉस्फेयर जो है हमारी अर्थ के अराउंड जो एयर का एक फैलाव है, बहुत वास्ट एक्सपेंस जो एयर का है हमारी अर्थ को कवर किए हुए, उस पूरे एरिया को हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। यानी हमारी जो अर्थ है उसके चारों ओर जहां कहीं तक भी हवा, एयर जो है वो प्रेजेंट है, विद्यमान है, उस पूरे एरिया को, उस पूरे जोन को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर होता है, ये एनवायरनमेंट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से मोस्ट डायनेमिक एक तरह का एलिमेंट है। डायनेमिक का मतलब हो गया कि ये काफी परिवर्तनशील होता है और इसमें बदलाव या चेंजेस की वजह से, जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस के कारण से जो है, जो वेदर्स होते हैं, क्लाइमेट होता है, उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये डायनेमिक एलिमेंट है हमारे एनवायरनमेंट का। एटमॉस्फेयर में जो है बेसिकली गैसेस जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और वहां पर प्रेजेंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें लाइफ को सपोर्ट करती हैं। ऑक्सीजन जो गैस यहाँ पर है, O2 जिसे कहते हैं, वह एनिमल के लिए रेस्पिरेशन के लिए एक मेन रेस्पिरेटरी गैस है। दूसरी तरफ यानी कि जो ऑक्सीजन है वो एनिमल्स इसके थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जिससे वो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और उनको एनर्जी रिलीज मिलती है, एटीपी के रूप में एनर्जी मिलती है। दूसरी तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इसको एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं और इस प्रकार जो प्लांट होते हैं वह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपने लिए ऑर्गेनिक फूड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए दोनों ही जो ये गैसें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस इन दोनों गैसों का है। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ के अराउंड जो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में इस एटमॉस्फेयर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि एक्चुअली एटमॉस्फेयर यानी कि जो एयर है, जो ये डिफरेंट गैसेस होती हैं, ये अर्थ के अराउंड एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ के आसपास यानी अर्थ की सरफेस पर हीट जो है वो बनी हुई रहती है, हीट का रिटेंशन होता है और जिस कारण से जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर ना होता, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर ना होता, ये गैसेस, एयर प्रेजेंट नहीं होती, तो जो प्लैनेट हमारा है, अर्थ जो है, वो काफी ठंडी हो सकती थी, जिसके लिए वो कई कई सारी लाइफ जो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए ये जो है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा सन से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, उन हार्मफुल रेडिएशंस से भी प्रोटेक्ट करने का काम इसी एटमॉस्फेयर का है। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वह डिफरेंट जो रेडिएशंस अर्थ के अराउंड होते हैं, उन रेडिएशन से बचाने का काम भी एटमॉस्फेयर का है। अब हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर बात करेंगे, तो एटमॉस्फेयर में कौन कौन से मेन इसके कंपोनेंट्स हैं जो सब मिलकर के एक एटमॉस्फेयर को फॉर्म करते हैं। एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट में सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो यहां से देखते हैं मेन गैसेस। यानी एटमॉस्फेयर में O2 हो गया, नाइट्रोजन है, CO2 है, इस तरह की जो है मेन गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर का एक तरह से मेन कंपोनेंट फॉर्म करती हैं। तो बहुत सारी गैसेस इस तरह की हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो कुछ जो है ट्रेसेस ऑफ गैसेस, यानी कुछ इस तरह की गैसेस जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जैसे ऑर्गन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, नियॉन है, जेनॉन है, इस तरह के बहुत सारी गैसेस हैं जो बहुत कम जो है ट्रेसेस फॉर्म में जो है होती है। यानी कि ऊपर जो मेन गैसेस हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर जो है ये एटमॉस्फेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे अर्थ के चारों ओर जो है प्रेजेंट होता है। यानी यहाँ पर वाटर जो है
वो एक तरह से गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो एक तरह से मौसम के प्रति या टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अतिरिक्त जो गैसेस हैं, वाटर वेपर है, इनके अलावा डस्ट पार्टिकल जो है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में एक मतलब मेन कंपोनेंट है। यानी कि हमारे अर्थ के चारों ओर डस्ट के पार्टिकल भी, छोटे-छोटे डस्ट पार्टिकल या जो राख होती है, एशेज़ होती हैं, वो जो है पार्टिकल के फॉर्म में प्रेज़ेंट होती है। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली किन-किन चीज़ों से फॉर्म हो रहा है? बहुत सारी मेन गैसेस हैं, कुछ ट्रेस गैसेस हैं, वाटर वेपर है और डस्ट पार्टिकल। तो ये सब मिल करके हमारे एटमॉस्फेयर को फॉर्म करते हैं। के बाद जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो ये एटमॉस्फेयर है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। स्ट्रक्चर से मतलब है कि जो अर्थ के चारों ओर, जैसे मैंने अभी बताया कि जो डिफरेंट गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो एयर प्रेजेंट है बेसिकली, उसका जो है किस तरह से वो एक तरह से फॉर्म करती है हमारे एटमॉस्फेयर को। तो जो एयर है वो एक तरह से लेयर्ड फॉर्म में होती है और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ है। ये लेयर बेसिकली बनती कैसे है? तो ये लेयर बनती है एयर की अलग-अलग डेंसिटी के कारण, यानी कि उसकी जो है अ, डिस्टेंस के साथ-साथ जो है उसकी अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग डेंसिटी हो सकती है, और दूसरा टेम्परेचर के कारण, यानी कि एयर डेंसिटी और टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण जो है हमारे एटमॉस्फेयर जो है एक लेयर्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, लेयर उसमें जो है फॉर्म हो जाती है, वेराइंग डेंसिटी के कारण और टेम्परेचर के कारण, यानी अलग-अलग डेंसिटी और टेम्परेचर के कारण। अब क्या होता है कि जैसे-जैसे हम अ, अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं, तो जो डेंसिटी है वो जो है डिक्रीज़ होती है। यानी कि जो एयर है ऊपर की तरफ डेंस जो है वो कम होती जाएगी, डेंसिटी उसकी कम होती जाएगी। यानी अर्थ के नियर काफ़ी डेंसिटी होगी, डेंस होगी, और जैसे-जैसे अपवर्ड हम जाएँगे, ऊपर की तरफ जाएँगे, तो डेंसिटी जो है लगातार डिक्रीज़ होगी। तो इसी डेंसिटी और टेम्परेचर के बेस पर हम एटमॉस्फेयर को ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में या 5 लेयर जो है, 5 लेयर के फॉर्म में हम उसको डिवाइड करते हैं। वो है ट्रोपोस्फियर, जिसको हम हिंदी में क्षोभ मंडल भी कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, जिसको समताप मंडल कहते हैं, मीज़ोस्फियर यानी मध्यमंडल, थर्मोस्फियर तापमंडल, और एक्सोस्फियर बहिर्मंडल। पांचों लेयर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हर लेयर के अपने फीचर्स हैं। हर जगह पर टेम्परेचर अलग होगा, एयर की डेंसिटी अलग होगी, गैसों की प्रेजेंस अलग होगी। इसके साथ साथ हर लेयर का अपना एक सिग्निफिकेंस है, और इन्हीं से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इन पांचों लेयर को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट भी यहाँ पर है, द स्ट्रॉन्ग मैन टेक्स एक्सरसाइज। इस लाइन को याद करके आप पांचों लेयर का जो एक सीक्वेंस है उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस में हमें इनको लिखना और याद करना पड़ेगा। द स्ट्रॉन्ग मैन टेक्स एक्सरसाइज। द यहाँ पर जो है डिनोट करता है ट्रोपोस्फियर को, टी है यहाँ पर ट्रोपोस्फियर। स्ट्रॉन्ग वाला जो वर्ड है वो स्ट्रेटोस्फियर, एस फॉर स्ट्रेटोस्फियर, एस फॉर स्ट्रॉन्ग। एम फॉर हो गया यहाँ पर यानी मैन से मीजोस्फियर, टेक्स से आ जाएगा थर्मोस्फियर, और एक्सरसाइज यानी ई एक्स यहाँ पर है तो एक्सोस्फियर। तो इस लाइन से आप इन पांचों लेयर के जो है जो सीक्वेंस है उसको याद कर सकते हैं। द स्ट्रॉन्ग मैन टेक्स एक्सरसाइज, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अब इन पांचों लेयर की अलग-अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग-अलग फीचर्स होते हैं, अलग-अलग सिग्निफिकेंस होते हैं। तो आइए अब उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें ट्रोपोस्फियर की, तो ट्रोपोस्फियर जो है ये अर्थ की सबसे लोएस्ट लेयर हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस। यानी जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो सबसे ऊपरी सतह होती है उसको क्रस्ट कहते हैं, और इस क्रस्ट के अराउंड सबसे नियरेस्ट जो एयर या एटमॉस्फेयर को जो लेयर है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। बड़ी सिग्निफिकेंस इस लेयर की है। यहां पर क्या होगा कि जो इसका अल्टीट्यूड है, यानी कि जो हमारी अर्थ है, यहां फिगर में भी आप देख सकते हैं कि जो यहां पर ये अर्थ की लेयर है, यहां से लेकर के अपवर्ड हम कह सकते हैं कि 8 टू 15 किलोमीटर तक जो हाइट है वहां तक फैली होती है ट्रोपोस्फियर। अगर हम इस लेयर के अल्टीट्यूड की बात करेंगे, यानी ऊंचाई की बात करेंगे, तो यह अर्थ की जो सरफेस है, ऊपरी सरफेस जो अर्थ की होती है उसको क्रस्ट कहते हैं। उस क्रस्ट से ऊपर की तरफ लगभग जो है
8 से लेकर के 15 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, यानी कि जो एरिया है वो ट्रोपोस्फियर कहलाएगा, क्षोभ मंडल कहलाएगा। अब इसकी जो हाइट है, अल्टीट्यूड है, वो अलग-अलग होती है। इस लेयर की सबसे हाइट जो होगी वो होगी यहाँ पर इक्वेटर पर, यानी कि जो भूमध्य रेखा है वहां पर जो है इस लेयर की सबसे हाईएस्ट जो ऊंचाई होगी वहां पर होगी, अराउंड 15 किलोमीटर। और जो पोल्स होते हैं यानी कि जो ध्रुव होते हैं वहां पर अराउंड ये होगी 8 टू 10 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर के जो अर्थ के नियरेस्ट वाली जो लेयर फॉर्म होती है उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इस लेयर में टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर जो है यहाँ पर लगातार डिक्रीज होता जाता है, यानी हाइट में जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, घटता जाएगा। इस लेयर में डस्ट पार्टिकल होती है प्रेजेंट, और वाटर वेपर भी जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये अर्थ के सबसे नियरेस्ट की लेयर है। तो जो भी वाटर इवेपोरेट हो रहा है वो वेपर फॉर्म में जो है इसी जगह पर रहता है, और जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी यहाँ पर बहुत सारा मिल जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बनते हैं कि वेदर से रिलेटेड जो भी फिनोमेना होंगे, मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं होंगी, लाइक क्लाउड फॉर्मेशन इसी लेयर में होते हैं, रेन भी इसी लेयर में हो रही है, स्टॉर्म्स जो तूफान आते हैं वो सारे के सारे यहीं पर होते हैं। तो ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सारे जो वेदर फिनोमेना होते हैं वो सारे इसी लेयर में होते हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो कमर्शियल प्लेन होते हैं, जो कमर्शियल फ्लाइट होती है, एरोप्लेन होते हैं, वह भी इसी लेयर में उड़ते हैं। तो डिपेंड करता है मौसम पर। अगर मौसम बहुत खराब है तो बेसिकली जो पायलट होते हैं वो हाइट को बढ़ा देते हैं, अल्टीट्यूड को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो बादलों से ऊपर उड़ते हैं जहां पर कम से कम जो है मौसम खराब का सामना करना पड़े। टर्बुलेंस जहां पर बहुत कम होता है, यानी हवा के झटके बहुत कम होते हैं। लेकिन जब मौसम ठीक रहता है तो ट्रोपोस्फियर ही वो लेयर है जहां पर कमर्शियल फ्लाइट्स जो होती हैं, जो ज्यादातर एरोप्लेन है, वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। इस लेयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे पिछली स्लाइड में भी आया था, ये लाइफ को सपोर्ट करने वाली दो इंपॉर्टेंट गैसेज हैं जो इसी लेयर में प्रेजेंट होती हैं ट्रोपोस्फियर। ऐसा नहीं कि ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगी, ऊपर भी प्रेजेंट होंगी लेकिन बहुत कम। ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का ही लेवल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो लाइफ को सपोर्ट करने वाली दोनों गैसेस, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फूड स्टफ के ब्रेकडाउन के लिए जरूरी है, जिससे कि जो भी एनिमल्स हैं उनको एक्टिविटी के लिए, किसी भी टास्क को करने के लिए एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन के थ्रू। और जो प्लांट्स होते हैं वह CO2 का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, साथ के साथ जो है वहां पर प्लांट्स अपने लिए ऑर्गेनिक फूड को भी बनाते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये लेयर होती है। अगर इसकी बाउंड्री की बात करें तो यहां पर इसकी जो बाउंड्री है, यानी कि एक तरह से ट्रांजिशन मार्क होगा, यानी कि ट्रोपोस्फियर जो ये लेयर है और इसके बाद जो दूसरी लेयर यहां से शुरू हो रही है, इस जगह से यहां पर जो ऊपर की जो लेयर है और निचली जो लेयर है ट्रोपोस्फियर जो है, और दूसरी ऊपर जो स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो रही है, इनके बीच की जो बाउंड्री है उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। तो दो ट्रांजिशन जो जहां पर हो रहा है, दो लेयर आपस में मिल रही हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, इस जगह को कहा जाता है ट्रोपोपॉज। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल जिसे कहा जाता है। अब ये सेकंड लेयर है। ये जो है ट्रोपोपॉज, यानी कि जो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर से लेकर के और इस जगह तक का जो रीजन है, ये जो है स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेटोस्फियर ये जो है सेकंड लेयर हो गई और ट्रोपोस्फियर के बाद ऊपर की तरफ स्थित होती है। ये जो पहली लेयर थी 15 किलोमीटर तक, वहां से लेकर के और अप टू 50 किलोमीटर तक जो एक्सटेंड एरिया है, यानी 15 से 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है, उसको स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जाना जाता है। नंबर्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, कई सारी टेक्स्ट बुक होती है जो 60 किलोमीटर तक इसको शो करती हैं, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 50 टू 60 किलोमीटर रफली, कहीं पर 55 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो रफली 15 टू 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है, उस जोन को, यानी एटमोस्फियर का जो ये जोन है, वो ट्रोपोस्फियर कहलाता है।
यहां पर टेम्परेचर की बात करेंगे तो जैसे पिछली वाली लेयर में ऊपर बढ़ने पर यानी हाइट में ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, इस वाली लेयर में टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि जब एल्टीट्यूड बढ़ेगा यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो ओजोन लेयर होती है, आपने सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है, हमारे एटमॉस्फेयर का एक बड़ा ही सुरक्षात्मक एक कवच है, प्रोटेक्टिव शील्ड है, जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से, हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उससे बचाती है। वो लेयर यहीं पर प्रेजेंट है। यहां पर आप देख रहे होंगे बीचों बीच एक कवरिंग यहां पर दिखाई जा रही है वाली, तो ये है ओजोन लेयर। तो इस वाले लेयर से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ओजोन लेयर कहां पर स्थित होती है। तो ओजोन लेयर होगी स्ट्रेटोस्फियर में यानी समताप मंडल में। अब क्योंकि ओजोन लेयर हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित कर लेता है, जिस कारण से यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर जो है वह क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि इसी लेयर में यानी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर, ओजोन बेसिकली एक गैस है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3 होता है। तो ये O3 यानी O3 गैस यानी ओजोन गैस का एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाता है, प्रोटेक्टिव आवरण बन जाता है, सुरक्षात्मक आवरण बन जाता है, जो हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, हानिकारक विकिरण से सभी एनिमल्स और प्लांट की क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो ओजोन लेयर स्टैब्लिश होती है स्ट्रेटोस्फियर में। अब इसके बाद इसके ऊपर की जो अगली लेयर है मेसोस्फियर, उसके और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की जो ट्रांजिशन जोन होगा, ये लेयर होगी, उसको कहेंगे स्ट्रेटोपॉज। तो ये जो है अगली यहां पर लेयर इसके बाद शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट है मेसोस्फियर, जिसको मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। अब स्ट्रेटोस्फियर यहां पर तक खत्म हो गया, वहां से लेकर के और इस जोन तक, यानी कि जो एरिया ये है, ये जो एटमॉस्फेयर की जो ये जोन है, लेयर है, इसको मेसोस्फियर के नाम से जाना जाता है। तो अब जो पहली लेयर थी, इससे पहले वाली स्ट्रेटोस्फियर, वो 50 किलोमीटर तक थी। अब जो है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में तीसरी लेयर है, जो 50 से लेकर के 85 किलोमीटर अबव होती है अर्थ के, यानी 50 से लेकर के यानी 50 टू 85 किलोमीटर तक का जो जोन है एटमॉस्फेयर का, इसको मेसोस्फियर या मध्यमंडल कहा जाता है। अब अगेन, जैसे शुरुआत में ही जो बताया था कि यहां पर जो कैटेगराइजेशन है, जो ये लेयर का जो कैटेगराइजेशन है, वर्गीकरण है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और एयर की डेंसिटी पर। तो आप देख रहे होंगे हर लेयर में टेम्परेचर कहीं डिक्रीज हो रहा है, कहीं इंक्रीज हो रहा है। इस वाली लेयर में टेम्परेचर काफी डिक्रीज हो जाता है जब हम एल्टीट्यूड में बढ़ते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, स्ट्रेटोस्फियर से जैसे जैसे मेसोस्फियर की तरफ ऊपर बढ़ेंगे, तो यहां पर जो है डिक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर। और यहाँ पर जो भी एटमॉस्फेयर की लेयर है, उनमें से ये सबसे ठंडी परत है, कोल्डेस्ट लेयर है, जहां पर टेम्परेचर लगभग जो है -90 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, गिर जाता है। इतना कम यहाँ पर तापमान हो जाता है। इस लेयर का भी जो है पृथ्वी पर जो भी लाइफ है, एनिमल्स है, प्लांट है, उनके लिए ये भी एक तरह से सुरक्षा का काम करती है। तो यहां पर सुरक्षा का काम किस तरह से करती है, क्योंकि ये जो लेयर है ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को बाय बर्निंग अप मिटियोरॉइड्स, यानी कि जो उल्काएं जिन्हें कहते हैं, उल्काएं आपने सुना होगा, मिटियोरॉइड्स, उनको जो है यहाँ पर वो सारे मेटेओरॉइड्स यानी मेटियोर्स जो होते हैं, वो सारे बर्न हो जाते हैं इसी लेयर, जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं। यहां पर क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल और एयर के मॉलिक्यूल के साथ फ्रिक्शन के कारण यानी घर्षण के कारण जो भी मेटियोर्स होते हैं वो सारे बर्न हो जाते हैं और ऊपर ही नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से पृथ्वी की सुरक्षा हो जाती है, यहाँ पर जो भी लाइफ है उसकी जो एक तरह से सुरक्षा हो जाती है। अब होता क्या है कि जो मेटियोर्स होते हैं, जो उल्काएं होती हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 20 टू 70 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है नीचे गिर रहे होते हैं, है ना, बहुत तेजी से अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मेसोस्फीयर में एंटर करते हैं, अब क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, बहुत तेजी से ये आ रहे हैं, और जैसे ही ये डस्ट पार्टिकल और एयर के साथ संपर्क में आते हैं, उनके साथ इसका कोलिजन होता है यानी टकराव होता है, तो वैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी जो है वह जो है किसमें बदल जाती है, हीट एनर्जी में बदल जाती है। और इस तरह से जो मेटियोर्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेसोस्फीयर वह लेयर है जहां पर उल्काएं, ये मेटियोर्स क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो यहां से मेटियोर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फियर, तापमंडल जिसे कहा जाता है।
अब ये शुरू हो रहा है यहाँ मीजोस्फीयर जहां पर खत्म हो रही है वहां से लेकर के और अगली लेयर जहां से शुरू हो रही, इन बीच का जो ये जोन है ये थर्मोस्फियर कहलाता है। ये वाला जो एरिया है या जो ये लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ये 85 किलोमीटर से और 600 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। काफी वाइड एरिया है। तो 85 से लेकर के 600 किलोमीटर तक का एरिया। अब अगर इस लेयर में टेम्परेचर की बात करें तो इस लेयर में जैसे हम मीजोस्फीयर से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी अल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी, इस थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा ऊंचाई के साथ साथ, और ये टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसका कारण ये है कि सोलर रेडिएशन यानी कि जो सौर विकिरण के कारण जो है यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। इस लेयर की खास बात क्या है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है कि जो स्पेस शटल्स होते हैं, स्पेस शटल्स वह इसी लेयर में क्या होते हैं, तैरते हैं। ये देखो यहाँ पर एक डायग्राम भी बना है स्पेस शटल का। इसके अलावा जो रेडियो सैटेलाइट होते हैं जिनके थ्रू हम मोबाइल के थ्रू जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं, वो रेडियो सैटेलाइट भी इसी लेयर में स्टैब्लिश किए जाते हैं। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आईएसएस, आईएसएस वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, वह भी इसी लेयर में स्टैब्लिश किया गया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर है। स्पेस शटल यहीं पर वो होते हैं, फिक्स किए जाते हैं। रेडियो सैटेलाइट भी यहाँ पर फिक्स किए जाते हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वह भी यहीं पर फिक्स किया गया है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हाल ही में चर्चा में है क्योंकि आप जानते होंगे कि सुनीता विलियम्स और विल्मोर दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जो फिलहाल स्पेस स्टेशन जो है इंटरनेशनल वहां पर एक तरह से फंसे हुए हैं। तो वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में न्यूज में आजकल आ रहा है। इसके अलावा इस एरिया में एक और आपको लेयर दिख रही होगी, ये ओजोन लेयर नहीं है, ध्यान देंगे। जिस तरह से ओजोन में एक ओजोन लेयर बनी थी, थर्मोस्फीयर में भी एक इस तरह की लेयर बनी हुई है। ये है आयोनोस्फीयर। ये एक्चुअली थर्मोस्फीयर के अंदर एक फंक्शनल जोन है और ये एक रीजन है आयोनोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर के अंदर ही एक फंक्शनल रीजन कहेंगे जहां पर सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन के कारण जो है, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स मिलेंगे उस जगह पर। ठीक, तो ये एक तरह से बहुत छोटा जोन होता है। थर्मोस्फियर वाला जो एरिया है 85 से लेकर के 600 किलोमीटर तक का, उसी के बीच में एक और जो है फंक्शनल लेयर, हम कहेंगे उसको फंक्शनल लेयर पाई जाती है, जिसको आयनोस्फियर कहा जाता है, आयन मंडल जिसे कहते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या होते हैं कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वह रेडिएशन के कारण, सोलर रेडिएशन के कारण चार्ज फॉर्म में रहते हैं, यानी आवेशित रहते हैं। अब ये परमानेंट लेयर नहीं है, जैसे मैंने बताया फंक्शनल लेयर है। अब डिपेंड करता है कि जब सोलर रेडिएशन हो रहा होगा उस समय पार्टिकल्स चार्ज होंगे, जब सोलर रेडिएशन नहीं हो रहा होगा उस वक्त जो है पार्टिकल चार्ज नहीं होंगे। तो ये तरह एक तरह से फंक्शनल लेयर है। आयोनोस्फीयर जो होती है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जो रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो तरंगे जो होती हैं, उनको रिफ्लेक्ट करने का काम करती है ये आयोनोस्फीयर, जो आयन मंडल। और इस यही जो है जो कम्युनिकेशन है, संचार में एक तरह से हेल्प कर रही है। तो आयोनोस्फीयर जो है वह एक तरह से रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करके जो कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन, उसमें हेल्प कर रही है। इसके बाद आखिरी और सबसे बाहर की लेयर जो थर्मोस्फियर के बाद यहां से शुरू हो जाती है और रफली यहां तक, ये जो है कहलाता है एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल। ये करीब 600 से लेकर के और 10,000 किलोमीटर तक के बीच का स्पेस है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारे एटमोस्फियर की। और 10,000 किलोमीटर के बाद ये जो है हमारा जो आउटर स्पेस है, बाहरी अंतरिक्ष है, उसके साथ ये लगी हुई है, बाहरी अंतरिक्ष के साथ ये जो है मर्ज होती जाती है। तो ये कंटिन्यू है, बाहर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारे एटमोस्फियर की। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा जो है यहाँ पर बदलता रहता है। तो मतलब फिक्स टेम्परेचर नहीं है, वेरिएबल है टेम्परेचर यहाँ पर। हाइट बढ़ने पर या दाएं बाएं कहीं पर भी जो है यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है जो लाइट गैसेस जो है यहाँ पर मिलेंगी, बेसिकली जैसे हैलोजन हो गया, हीलियम हो गया, इस तरह की जो लाइट गैसेस होती हैं वो इस वाली लेयर में पाई जाती है।
इस वाली लेयर में भी कुछ सैटेलाइट होते हैं, लेकिन जो रेडियो सैटेलाइट पिछली थर्मोस्फीयर में थे उससे अलग। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं, जो फिक्स होते हैं एक जगह पर, पोजिशनिंग सैटेलाइट भी उनको कहते हैं, एक जगह पर फिक्स होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। तो वो बेसिकली जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, वो है एग्जोस्फीयर में ही फिक्स किए जाते हैं। वो उनमें उसका उदाहरण है जैसे ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट्स होते हैं, जो टीवी नेटवर्किंग वगैरह वाले हैं, वो सैटेलाइट्स यहाँ पर होते हैं। उसके अलावा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट हो गया, जैसे कि जीपीएस के लिए जो यूज किए जाते हैं, वो सैटेलाइट भी एग्जोस्फीयर में होते हैं। उसके अलावा हाई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वह भी इसी लेयर में ऑर्बिट करते हैं, यानी कि यहाँ पर फिक्स किए जाते हैं। हाई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स क्या हुए, जो बेसिकली वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं, क्लाइमेट को देखते हैं, कहीं पर ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स बन रहे हैं, और इस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में जो यूज किए जाते हैं, वो सारे इस तरह के जो भी सैटेलाइट हैं, वो इसे एग्जोस्फीयर में फिक्स किए जाते हैं, यहां से वो ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा, और डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी इस चैनल पर आते रहेंगे। आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।